वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। सो आई एम योर वेरी ओन शिग्रफ मैम और आज हम बेटा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट, इसको हम रिवाइज करेंगे विद इन 30 मिनट्स। और इसे रिवाइज करके इस चैप्टर में जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, कि डेवलपमेंट कौन सी चीज का वादा करता है, क्या वादा करता है डेवलपमेंट। तो देखो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट होता है, किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट होता है। आपका डेवलपमेंट गोल अलग है, मेरा डेवलपमेंट गोल अलग है। एक किसान जिसके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, उसका डेवलपमेंट गोल अलग है। वेराज एक ऐसा किसान जिसके पास खेती है और उसमें जिसके पास जमीन है और उसके पास अच्छी खासी खेती भी हो रही है, उसका डेवलपमेंट गोल अलग है। तो क्या लिखा है? यही लिखा है कि हर व्यक्ति का अपना अपना मतलब होता है डेवलपमेंट का। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। एक लैंडलेस रूरल रेबल का डेवलपमेंट गोल अलग होता है, वेराज एक प्रॉस्परस फार्मर एक खुशहाल किसान का डेवलपमेंट गोल अलग होता है। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि जरूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट गोल हो वही डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट किसी एक व्यक्ति के लिए है, जरूरी नहीं है कि वही डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतना ही फायदेमंद हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक डैम का, थोड़ा सा एग्जाम्पल है। डैम है, अब डैम कंस्ट्रक्ट कराना है सरकार को, तो डैम कहां बनाएगी? हवा में तो बनाएगी नहीं, कहां बनाएगी? जमीन में। वो जमीन किसी ना किसी की किसान की होगी। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया? डेवलपमेंट करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए डैम तो बना दिया जिससे पानी इरिगेशन होगा, पानी मिलेगा, सिंचाई होगी। लेकिन फार्मर के लिए क्या वो डेवलपमेंट है? नहीं। फार्मर के लिए क्या है? उसकी जमीन जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो वही डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति के लिए भी हो। इस तरह के डेवलपमेंट गोल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स इसको हम बोलते हैं, जहां पर डेवलपमेंट एक है लेकिन दोनों व्यक्ति के लिए अलग अलग है। एक को फायदा हो रहा है लेकिन एक को फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है। आमतौर से हम डेवलपमेंट का मतलब क्या लगाते हैं कि हमारे पास अगर इनकम अच्छी है तो हमारा पूरा डेवलपमेंट हो गया। लेकिन बेटा इनकम एक फैक्टर नहीं होता है। इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम के साथ साथ और दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं और दूसरे गोल्स हैं जो हमें मिलने चाहिए, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा डेवलपमेंट हुआ है। क्या मतलब हुआ कि भाई डेवलपमेंट गोल्स सिर्फ और सिर्फ बेटर इनकम की बात नहीं करते, बल्कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सोसाइटी में, हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए, हमारे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, हमारे पास राइट्स हो। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन अगर सोसाइटी में इज्जत नहीं है तो आपका पूरा डेवलपमेंट नहीं है। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपको सोसाइटी में बोलने का हक नहीं है तो आप इसे डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। तो डेवलपमेंट गोल का मतलब ये नहीं कि आपकी अच्छी सैलरी है, अच्छी इनकम है तो आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ हमें और जो दूसरी चीजें हैं, जो और दूसरे गोल्स हैं, उनको भी हमें ध्यान देना चाहिए। मनी आपका एक फैक्टर हो सकता है जिसपे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉन मटेरियल थिंग्स हैं जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप में कोई मोल नहीं होता, अनमोल होती है। लेकिन देखो ये पैसे से रिलेटेड डेवलपमेंट गोल नहीं है, लेकिन ये और दूसरे डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हमारे लाइफ में इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस फ्रेंडशिप को आप मेजर नहीं कर सकते, पैसा गिन सकते हो लेकिन इस फ्रेंडशिप को आप मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी आपकी नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो आपके पैसे से नहीं जुड़ी हुई हैं लेकिन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि पेरेंट्स का लव, पापा मम्मी का प्यार, फ्रेंडशिप, आपकी एजुकेशन, एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट, ये सारी चीजें आपकी नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों में आती हैं जिनका कोई मोल नहीं होता, जिनको आप बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते। लाख कितना भी आपके पास पैसा क्यों ना हो, जब तक ये चीजें भी नहीं होंगी, दोनों चीजों की जरूरत है। जब दोनों चीजें होंगी तभी आप कह सकते हैं कि आपका पूरा डेवलपमेंट हुआ है। अब जैसे हर व्यक्ति का अपना अपना डेवलपमेंट होता है, मेरा अलग है, आपका अलग है, इसी तरीके से हर व्यक्ति
देश के डेवलपमेंट को भी अलग अलग नजर से देखता है। कंट्री के डेवलपमेंट को हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। अब जैसे कि मैं हूं, मुझे डेवलपमेंट हो सकता है, देखिए कि एजुकेशन सेक्टर में सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी को लगे कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन में पैसा खर्च करना चाहिए, किसी को लगे हेल्थ सेक्टर में पैसा खर्च करना चाहिए, किसी को लगे एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। तो जैसे हर व्यक्ति अपना अलग अलग डेवलपमेंट गोल लेके चलता है, देखता है, उसी तरीके से हर व्यक्ति देश का भी, कंट्री का भी अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट गोल सोचता है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंट पर्संस could have different and conflicting views regarding national development। वही बात मैंने बोली कि हो सकता है किसी आदमी को लगे कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब हम लोगों को पढ़ा लिखा दे। हो सकता है कोई दूसरा आदमी सोचे कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब हम हेल्थ सेक्टर को बढ़ा दें। हो सकता है तीसरा आदमी ये सोचे कि देश का डेवलपमेंट तब होगा जब हम एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रीज में खर्च करेंगे। तो देखो हर व्यक्ति का अलग अलग सोचने का तरीका है, नजरिया है नेशनल डेवलपमेंट को लेकर। अब आता है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब सवाल यह आता है कि भाई कैसे हम कहते हैं कि ये रिच कंट्री है या ये पुअर कंट्री है, या ये स्टेट बहुत रिच है या ये स्टेट बहुत पुअर है। क्या क्राइटेरिया है, किस चीज का हम यूज करते हैं, कैसे इन कंट्री को कंपेयर करते हैं या स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। तो कंट्रीज को या स्टेट को कंपेयर करने का जो तरीका है, जो क्राइटेरिया है, वो है आपका इनकम क्राइटेरिया, कि उसकी इनकम कितनी है। ज्यादा इनकम होगी तो हम क्या बोलेंगे भाई कि वो हायर इनकम्स है, तो इसका मतलब मोर डेवलप्ड है। अगर कम इनकम है तो इसका मतलब लेस डेवलप्ड है। यही क्राइटेरिया हम लगाते हैं। अब कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम कंट्री की टोटल इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम का मतलब क्या हुआ, टोटल इनकम का मतलब हुआ कि जितने भी लोग उस पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं उन सभी की इनकम को हम ऐड कर देंगे तो वो निकल आती है कंट्री की इनकम। टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम? टोटल इनकम का मतलब होता है कि इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, जितने भी लोग उस कंट्री में रह रहे हैं उन सब की सैलरीज को आप जब जोड़ देंगे, उनकी इनकम्स को आप ऐड ऑन कर देंगे तो वो कंट्री की टोटल इनकम निकल के आएगी। लेकिन बेटा इस टोटल इनकम के क्राइटेरिया को हम यूज नहीं करते हैं कंपेयर करने के लिए। क्यों, क्या रीजन है? अभी तो मैंने आपने बताया कि कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम टोटल इनकम यूज करते हैं, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, सॉरी, अभी आपने बताया कि हम इनकम क्राइटेरिया यूज करते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि मैम टोटल इनकम को यूज नहीं करते हैं। तो बेटा टोटल इनकम को हम इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग होती है। किसी कंट्री में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, किसी कंट्री में कम होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं। तो इस तरीके से जो टोटल इनकम भी इनकी आएगी वो भी अलग अलग आती है, ठीक है। लेकिन कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए मैम फिर हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बेटा यूज करते हैं एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्राइटेरिया का हम यूज करते हैं। टोटल इनकम का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग होती है। एवरेज इनकम का मतलब क्या हुआ? एवरेज इनकम का मतलब हुआ टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल या पॉपुलेशन, तो वो एवरेज इनकम निकल के आएगी। एवरेज इनकम बोलो आप या ऐसे आप पर कैपिटा इनकम बोलिए, वन इन द सेम थिंग, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। तो एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला है टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम आई है कि भाई कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबकी सैलरीज को आप ऐड कर दें और डिवाइड कर दें कंट्री की पॉपुलेशन से, तो आपकी एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक। अब ये एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक इशू करता है। इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है? इस रिपोर्ट में कंट्रीज को कंपेयर किया गया है कि अगर किसी की इनकम पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर इतने इतने से कम है तो वो ये रिच कंट्री है, वो पुअर कंट्री है, वो मिडिल कंट्री है। इस तरीके से चीजें इस रिपोर्ट में दी गई हैं। तो ये जो रिपोर्ट है आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसे इशू कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। अब सवाल ये आता है कि वर्ल्ड बैंक क्या क्राइटेरिया यूज करता है कंट्रीज को रिच पुअर बताने के लिए? तो वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया यूज करता है वो करता है आपका एवरेज इनकम का। कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए, कंट्रीज को डिवाइड करने के लिए एवरेज इनकम क्राइटेरिया यूज करता है। अब 2019 की बात करें तो 2019 में अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 49,300 पर एनम है या उससे ज्यादा है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अगर यूएस डॉलर 49,300 है या उससे ज्यादा है तो वो आपकी रिच कंट्रीज में कहलाएंगी, वो आपकी रिच कंट्रीज कहलाएंगी, यानी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं।
यदि किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 2500 या उससे कम है तो वो आपकी लो इनकम कंट्रीज कहलाएंगी, यानी कि ये पुअर कंट्रीज है। तो मैम आपने दो चीजें बता दी, एक यूएस डॉलर 49,300 से ज्यादा है तो रिच, और 2500 से कम है तो पुअर। तो भाई बीच का क्या है? तो हमारी कंट्री बेटा इंडिया बीच में ही आती है, जिसकी यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम कितनी है? यूएस डॉलर 6,700 पर एनम। ये हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है एज ऑफ 2019 डाटा, ये 2019 का डाटा कहता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री ना ही रिच में आ गई ना ही पुअर में आई, हमारी कंट्री कहां आ गई? लो मिडिल इनकम कंट्रीज में। किस में आ गई बेटा? लो मिडिल इनकम कंट्रीज में हमारी कंट्री आ जाती है। अगर हम अब देखो अब बात करें, अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इतना स्ट्रांग उनकी इकोनॉमी क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ ऑयल, तेल के बूते ये सारी की सारी कंट्रीज खड़ी हैं, इसलिए इनको हम रिच कंट्रीज में काउंट कर लेते हैं। अदरवाइज ये आपकी रिच कंट्रीज में इसको हम काउंट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तेल के बूते, अगर उनके यहाँ तेल नहीं होगा तो वो उनका क्राइटेरिया भी चेंज हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक क्या क्राइटेरिया यूज करता है भाई? वर्ल्ड बैंक यूज करता है एवरेज इनकम का क्राइटेरिया। कौन इशू करता है? वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट इशू करती है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम क्राइटेरिया। अब इस एवरेज इनकम की बेटा कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन क्या है? कि कुछ कमियों को ये छुपा लेती है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि हमारी कंट्री में अगर 5 लोग हैं और सब लोग अगर 500 रुपए कमा रहे हैं तो भाई हमारी कंट्री की एवरेज इनकम कुछ और आएगी। वेयरएज अगर दूसरी कंट्री है, बी कंट्री है, उसमें सब लोग 100 500 रुपए नहीं कमा रहे, 100 लोग 4 लोग 100 रुपए कमा रहे हैं और आखिरी वाला 500 रुपए कमा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? दोनों की आपकी हो सकता है एवरेज इनकम सेम आए, लेकिन दोनों की आपकी टोटल इनकम सेम आएगी, लेकिन एवरेज इनकम में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया गया है कि भाई वहां पर कंट्री ए कंट्री बी है, कंट्री ए में ऑलमोस्ट सब लोग 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कंट्री बी में क्या है? कंट्री बी में 4 लोग 500 कमा रहे हैं और आखिरी वाला आदमी 48,000 कमा रहा है। तो ये आके निकल आया 50,000 दोनों की आ गई। आई बात समझ में? तो एवरेज इनकम क्या करती है? कुछ कमियां कुछ खामियां भी छुपा लेती है। इसको जनरली हम आमतौर से एवरेज इनकम को कंट्री को कंपेयर करने के लिए यूज तो हम करते हैं, लेकिन एवरेज इनकम कुछ हमारी कुछ कंट्रीज की खामियां को, डिस्पैरिटीज को छुपा लेती है, ठीक है। हमें एवरेज इनकम ये नहीं बताती कि जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो लोगों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से लोगों में वेल्थ पैसा बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमें नहीं पता चलता है। ये तो हमने कंट्रीज की बात कर ली। आइए अब बात कर लेते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम के साथ साथ अब स्टेट्स पे बात करेंगे हम, कंट्रीज के अलावा हम स्टेट्स पे बात करेंगे कि इनकम के साथ साथ और दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे कि आपको ये दिख रहा है पर कैपिटा इनकम, ये स्टेट्स की हैं, कुछ 3 स्टेट्स लिए हैं हमने, हरियाणा, केरला, बिहार। इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है कि भाई हरियाणा की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, उससे कम केरला है और उससे कम बिहार है। यानी मनी के मैटर में अगर बात करें तो हरियाणा जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है। आगे बात करते हैं नाउ वी कंसिडर सर्टेन अदर फैक्टर्स। अब कुछ दूसरे फैक्टर्स देख लेते हैं। अब दूसरे फैक्टर्स में क्या आ गया? स्टेट्स वही है, लेकिन हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ले लिया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हुआ कि 1000 बच्चों में कितने बच्चों की डेथ हो गई 1 साल के अंदर, इसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा आ गया लिटरेसी यानी एजुकेशन, और तीसरा आ गया नेट अटेंडेंस रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि 14-15 साल के बच्चे कितने ऐसे हैं जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं और स्कूल जा रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो हरियाणा की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बात करें तो यहाँ पर 30 बच्चों की डेथ हो रही है, केरला में 7 बच्चों की डेथ हो रही है, बिहार में 32 बच्चों की डेथ हो रही है। एजुकेशन में बात करें तो हरियाणा में 82 लोग पढ़े लिखे हैं, 100 में से 82 लोग पढ़े लिखे हैं, केरला में 100 में से 94 लोग पढ़े लिखे हैं और बिहार में 100 में से 62 लोग पढ़े लिखे हैं। अब नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो भाई हरियाणा में 61% बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, केरला में 83 जा रहे हैं और बिहार में 43 जा रहे हैं। तो इस पूरी टेबल से आप क्या कह सकते हैं? इस पूरी टेबल से आप ये कह सकते हैं कि इनकम क्राइटेरिया में तो हरियाणा सबसे आगे था, लेकिन इनकम के साथ साथ जो और दूसरे क्राइटेरिया हैं जैसे कि आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? ये आपका हेल्थ है। तो हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, इसमें हरियाणा पीछे हो गया और केरला आगे आ गया।
तो क्या कह सकते हैं कि भले ही इनकम क्राइटेरिया में हरियाणा सबसे आगे है, लेकिन और दूसरे क्राइटेरियाज में हरियाणा पीछे है, केरला आगे है। आई बात समझ में? तो ये आपकी टेबल कहती है। तो यही टेबल लिखा है कि 1000 बच्चों में केरला में सिर्फ और सिर्फ 7 बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल के अंदर अंदर, वेयर हरियाणा वगैरह में कंपेयर करें तो 30 और 32 है। बिहार में तो और ज्यादा खराब हालत है। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब क्या हुआ? पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब हुआ जनता की कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो कि उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि भाई क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, लोगों को पढ़ने लिखने का राइट है तो स्कूल्स होने चाहिए, लोगों के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या कह रहा है? मनी हमारे पास जो पैसा है वो हमें सब कुछ खरीद के नहीं दे सकता। हमें गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमें खरीद के नहीं दे सकता। जैसे कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पैसा खर्च करने से नहीं मिलेगा, ना पैसा आपकी जेब में जो रखा है उससे आपको ये पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आप मेरे एक एग्जाम्पल ही है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि ये हमारी एक डेवलपमेंट गोल का एक मेन क्राइटेरिया है कि ये भी हमारा एक डेवलपमेंट गोल है अगर हमारे आसपास की सराउंडिंग्स क्लीन है तो। ठीक है, अब जैसे एजुकेशन हेल्थ की बात करें तो अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। भाई बीमार पड़ गए तो इलाज भी होना चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए स्कूल्स होने चाहिए। तो ये हमें कैसे मिल सकते हैं? तो ये इसको प्रोवाइड करने के सबसे बेस्ट और चीप तरीका है कि इसे आप कलेक्टिवली प्रोवाइड कर दें। इसको क्या कलेक्टिवली प्रोवाइड कर दे। क्या मतलब हुआ? जैसे सिक्योरिटी है, अब सोसाइटी में आप रहते हो, एक कॉलोनी में आप रह रहे हो, अब उस कॉलोनी में हर एक घर में एक एक चौकीदार काम करे या उस कॉलोनी के लोग मिलकर एक चौकीदार रखें, ज्यादा बेटर क्या है? तो बेस्ट और चीप वे क्या है कि आप कलेक्टिवली कोई काम कर लें। जैसे पढ़ना लिखना है, पढ़ने लिखने के लिए अब आपके पेरेंट्स आपके लिए स्कूल तो बना के खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन अगर सरकार स्कूल खोल देगी तो बच्चे जाकर उसमें पढ़ लेंगे। तो कलेक्टिवली एक हमें पब्लिक फैसिलिटी दे दी गई है। जैसे एग्जाम्पल इसका आ गया सिक्योरिटी एंड एजुकेशन। ठीक है, अब आता है कि भाई केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है, वहां बच्चे कम क्यों मर रहे हैं? तो उसका सिंपल सा एक रीजन है कि केरला में जो हेल्थ प्रोवाइड करी जा रही है, जो एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है, वो बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, इसीलिए केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है। ठीक है, कुछ और स्टेट्स की बात करें तो कुछ और स्टेट्स में जैसे पीडीएस सिस्टम काम कर रहा है। पीडीएस सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम आमतौर की भाषा में राशन बोलते हैं, राशन कोटे की दुकानें बोलते हैं, राशन शॉप्स बोलते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ स्टेट्स में हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी लोगों का बेटर देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी आती है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स, जिसे हम HDI कहते हैं। इसे इशू कौन करता है या इसे पब्लिश कौन करता है? तो इसे पब्लिश करती है UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू करती है, इसी तरीके से UNDP, ये आपकी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स को इशू करता है। वर्ल्ड बैंक एवरेज इनकम क्राइटेरिया यूज करता है कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन आपकी UNDP कौन सा क्राइटेरिया यूज करती है? UNDP इनकम के साथ साथ, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, इसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन क्राइटेरिया भी यूज करती है कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन और कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, तीनों चीजों का यूज करती है, वेराज वर्ल्ड बैंक सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम का यूज करती है। आइए अब देख लेते हैं डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। अब देखो ये आपकी हो गई पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये आपकी हो गई हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि लोग जो हैं किस कंट्री में, ये कंट्रीज है, ये पर कैपिटा इनकम है, इसमें ये दिखा रहा है कि किस कंट्री में कितने उम्र तक लोग जिंदा हैं। और ये आपकी आ रही है मीन स्कूलिंग एज कि 25 साल से ऊपर के कितने अभी बच्चे हैं जो कॉलेज स्कूल जा रहे हैं। और ये आ गई आपकी एक HDI रैंक, ये आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, ये एक रैंक निकालती है जिसमें कंट्रीज को रैंकिंग मिलती है। ठीक है, देखो श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कुछ आपको ये 6 कंट्रीज दी गई है। नेशनल, अगर हम ग्रॉस नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका की 12,707 है, इंडिया की 6,000 है, बाकी सारी कंट्रीज हमसे नीचे है पर कैपिटा इनकम के क्राइटेरिया में, सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका हमसे ऊपर है।
अब आ जाओ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितने कितने साल तक लोग जिंदा हैं किस कंट्री में। तो भाई श्रीलंका में 77 ईयर्स तक लोग जिंदा है, इंडिया में 69 ईयर्स 7 मंथ तक लोग जिंदा है, ठीक है। बाकी कंट्रीज की बात करें तो म्यांमार हमसे नीचे है, पाकिस्तान हमसे नीचे है, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश हमसे ऊपर है। भले ही पर कैपिटा इनकम में नेपाल बांग्लादेश हमसे नीचे है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये हमसे ऊपर है। यहाँ पर नेपाल में 70 साल तक लोग जिंदा है और बांग्लादेश में 72 साल 6 महीने तक लोग जिंदा है, वेरएज इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 69 ईयर्स 7 मंथ तक लोग जिंदा है, ठीक है। तीसरी चीज कंपेयर करते हैं स्कूलिंग की, तो भाई श्रीलंका में अभी भी 10.6% लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। हमारी इंडिया में सिर्फ 6 और 6.5 है। बाकी कंट्रीज की बात करें तो वो सभी हमसे नीचे है। रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में श्रीलंका हमसे ऊपर है, 73 पोजीशन पर है, इंडिया 130 पर है, बाकी सारी कंट्रीज हमसे नीचे है। तो देखो एक चीज हमें क्या देखने को मिली, हमें ये देखने को मिली कि श्रीलंका हमसे पर कैपिटा इनकम के मामले में ऊपर है, श्रीलंका हमसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी हेल्थ के मामले में भी हमसे ऊपर है। भाई हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है तभी तो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा है वहां पर, और वहां पर स्कूलिंग भी लोग ज्यादा कर रहे हैं, यानी एजुकेशन में भी हमसे वो बेटर है और इसलिए वो रैंकिंग में भी हमसे ऊपर है, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया को हम कंपेयर कर सकते हैं नेपाल और बांग्लादेश के साथ, जो कि आपकी इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हेल्थ में आते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ 69 ईयर्स 7 मंथ तक लोग जिंदा हैं, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश में हमसे ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे वक्त तक लोग जिंदा है। तो ये टेबल आपकी यही कहती है, जो कि आपके ये मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब ये बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स बेटा बॉडी के न्यूट्रिशनल लेवल को काउंट करने के लिए किया जाता है, कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट इसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। अब बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? बॉडी वेट अपॉन स्क्वायर ऑफ हाइट। वेट किस में नापा जाता है? वेट आपका केजी में नापा जाता है, वेराज हाइट आपकी मीटर में नापी जाती है। ये इसका फॉर्मूला है W अपॉन H स्क्वायर, बॉडी वेट अपॉन स्क्वायर ऑफ हाइट। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने बॉडी का नरिशमेंट लेवल कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल कर लें और आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम कुछ बचा कर रख लें। जिस हिसाब से हमारा प्रेजेंट डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से हम प्रेजेंटली रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर सारे रिसोर्सेज हम ही यूज कर लेंगे तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को क्या देंगे। तो वही चीज वो ये कह रही है, वो ये कह रहा है कि भाई जो हमारा प्रेजेंट लेवल है डेवलपमेंट का, हम चाहते हैं कि दिन पे दिन बढ़ता चला जाए। ये कोई तो नहीं चाहता कि घट जाए, और अगर घटे ना तो कम से कम एक जगह स्टेबल हो जाए। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली हमको वार्न कर रहे हैं कि जिस तरीके से, जिस लेवल से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस लेवल से हम कंजम्पशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, आने वाले टाइम में ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आपके हो गए वाटर, क्रूड ऑयल, ठीक है, इनको हम इस कदर इस्तेमाल कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएंगे। तो जो हमारा अभी प्रेजेंट लेवल है कंजम्पशन का, वो सस्टेनेबल नहीं है, और ऐसे ही करते रहेंगे तो ये जाकर खत्म हो जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरा ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स और दूसरे सोशल साइंटिस्ट, ये सभी के सभी इस तरह के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो प्रॉब्लम है, जो हमारा वातावरण खराब हो रहा है, जो वातावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई रीजनल प्रॉब्लम है, इंडिया की है, कहीं और की नहीं है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ये एक आपका यूनिवर्सल कंसर्न है। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि भाई जिस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम रिसोर्सेज का कंजम्पशन कर रहे हैं, ये हमें आगे कितना लेकर जाएगा, ठीक है। हमारी फ्यूचर हमारा आज से लिंक है, तो इसीलिए हमें अपने आप से बोलना चाहिए, पूछना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए हम क्या सोच रहे हैं रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है। अब आता है आपका दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? वो रिसोर्सेज जो अपने आप रिन्यू हो जाए उन्हें रिन्यूएबल बोलते हैं, और वो रिसोर्सेज जो
रिन्यू नहीं हो पाते उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब देखो इसमें एक डिफरेंस है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ये खत्म हो जाएंगे लेकिन ये नेचर द्वारा फिर से रिन्यू हो जाएंगे, रेप्लेनिश हो जाएंगे, इसलिए इन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। लेकिन हम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी बेहिसाब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ओवर यूज कर रहे हैं। जैसे कि ग्राउंड वाटर आपका हो गया, एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। ग्राउंड वाटर हम इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जितनी तेजी से उसे रेप्लेनिश होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज्यादा है और जो रेन के द्वारा, बारिश के द्वारा जो वाटर लेवल, वाटर टेबल फिर से उस लेवल पर आनी चाहिए वो उस लेवल पर नहीं आ रही है। दूसरे आते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है बेटा, ये एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम इसको क्यों बोलते हैं कि खत्म हो जाएंगे, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको रेप्लेनिश होने में, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जितनी की एक इंसान की उम्र नहीं होती। इसीलिए रेप्लेनिश ये भी हो जाएंगे, रेप्लेनिश ये भी हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी रेप्लेनिश हो जाएंगे, लेकिन इनको रेप्लेनिश होने में इतना टाइम लगता है जितनी कि एक इंसान की उम्र नहीं होती है, मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि एक दिन ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे अर्थ में इनका एक फिक्स स्टॉक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका दूं तो जैसे कि हमारा हो गया क्रूड ऑयल, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल एक आपके बुक में भी दिया गया है ग्राउंड वाटर का। हाल ही के एविडेंसेस ये बताते हैं कि ग्राउंड वाटर को इस कदर इस्तेमाल किया गया है कि ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो नीचे चला गया है। आपको ये पिक्चर में दिख रहा है कि लेडी जो है बाल्टी पहले यहाँ तक डाल रही थी, लेकिन वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से अब बाल्टी उसे और नीचे डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि लेवल जो है वो डाउन हो गया है। अगर इसी तरीके से हम इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो पानी का लेवल दिन पे दिन और कम होता चला जाएगा। ये इस तरह का जो डेवलपमेंट, जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं पानी का, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल आपका आता है, दूसरा आपका एग्जाम्पल आता है बेटा ऑयल रिजर्व्स का, कि भाई तेल की कितनी कितनी हमारे पास बैरल्स बची हैं, कितने कितने रिजर्व्स बचे हैं। तो देखो साफ साफ लिखा है कि मिडिल ईस्ट कंट्री में 808 बचे हैं। ऑल ओवर कितने साल तक चलेंगे? 70 साल तक चलेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए में कितने हैं? 50 बैरल्स है। कितने साल तक चलेंगे? 10.5 साल तक चलेंगे। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में हमारे पास 1697 1697 बैरल्स है और वो चलेंगे सिर्फ और सिर्फ 50 साल। अब देखो हमारे पास एक नंबर है, लेकिन फिर भी हम इतना ज्यादा कीन, इतना ज्यादा अभी भी अलार्मिंग स्टेट में नहीं आए हैं कि हम इस क्रूड ऑयल का कम से कम, तेल का जो है कम से कम इस्तेमाल करें। आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएंगे, इनका एक फिक्स स्टॉक है, इनको दोबारा रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब इंडिया जैसा कंट्री तेल कहीं से खरीदता है, कल को तेल कम होने लग जाएगा तो तेल की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। जब बढ़ जाएंगी तो आम इंसान की पॉकेट पर भारी पड़ जाएगा तेल। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरह का कंजम्पशन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल कंजम्पशन नहीं है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जहां हम अपने प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करके फ्यूचर के बारे में भी सोच ले। तो नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर दिस सेशन, जिसमें हमने फटाफट से डेवलपमेंट चैप्टर को फटाफट से रिवाइज कर लिया है। डू लेट मी नो कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।